जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे 9th नंबर का टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो उसमें है थियरी ऑफ रेजोनेंस। थियरी ऑफ रेजोनेंस है बट उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, जो कि एलिफैटिक स्ट्रक्चर है, एलिलिक कार्बन्स वगैरह, एलिलिक चेन्स यानी जिसमें कि डबल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड होता है। ऐसे में रेजोनेंस किस तरह से, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से होता है। उसके बाद कॉन्जुगेटेड टाइम्स, उसमें किस तरह से रेजोनेंस हो सकता है, इसको हम इसमें स्टडी करेंगे। कुछ रिएक्शंस भी इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले conjugated unsaturated systems have a p orbital on carbon adjacent to a double bond, adjacent to a double bond। The conjugated unsaturated systems have a p orbital on a carbon adjacent to a double bond। डबल बॉन्ड को जो एडजेसेंट कार्बन तो उसमें p ऑर्बिटल होता है। The p orbital can come from another double और ट्रिपल बॉन्ड। p ऑर्बिटल क्या होता है, अदर जो अपना एडजेसेंट डबल है ट्रिपल बॉन्ड उसके थ्रू ये आता है। एक्चुअल उस कार्बन पे होना नहीं चाहिए बट ड्यू टू द डिलोकलाइजेशन उसमें p ऑर्बिटल आ जाता है। ओके, उसके बाद the p orbital may be the empty p orbital of a carbocation or a p orbital with a single electron in it। जो p ऑर्बिटल होता है वो एक तो एम्प्टी होगा या फिर कार्बोकैटायन वाला होगा या फिर उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा यानी रेडिकल वाला। कॉन्जुगेशन एफर्ट्स, अब ये जो है एम्प्टी रहेगा तो कार्बोकैटायन रहेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो रेडिकल, यानी इसमें दोनों रिएक्शंस पॉसिबल है। ओके, फ्री रेडिकल वाला भी और सब्स्टिट्यूशन वाला। देन कॉन्जुगेशन अफोर्ड्स अ स्पेशली स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेशन की वजह से रेजोनेंस होता है यानी डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल को मिलती है। conjugated molecules can be detected using UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो conjugated molecules UV से हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि UV की खासियत है कि जितने भी उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उसमें फ्लोरेसेंस होता है या ट्रांजिशंस होते हैं, जिस ट्रांजिशन को UV स्पेक्ट्रोस्कोपी फाइंड आउट करता है। ओके, तो एलिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड द एलिलिक राइडिंग। एलिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है ये क्या होते हैं और एलिलिक राइडिंग। हमने यहाँ पर देखा है कि इसमें p ऑर्बिटल एम्प्टी भी हो सकता है या फिर इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी, इसी वजह से सब्स्टिट्यूशन होगा अगर उसमें एम्प्टी है और रेडिकल वाला है उसमें अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद ब्रोमीन, रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद ब्रोमीन वराइज डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन कंडीशन एट लो टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कम रहेगा हेलोजन एड्स अक्रॉस द डबल, कम टेम्परेचर पे इसमें एडिशन रिएक्शन होती है। At high temperature or at a very low concentration of halogen and allylic substitution occurs। अभी low temperature पे direct addition reaction हो रहा है but high temperature पे substitution होता है। substitution कहाँ होगा यहाँ पर CH, यानी बहुत कम concentration में आपको ब्रोमीन है, जो कि हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस किया था। इसका प्रोपीन है तो यहाँ पर substitution। ओके, allylic chlorination हाई टेम्परेचर रहेगा। High temperature allylic chlorination can be performed at high temperature in the gas phase। gas phase में आपने हमें परफॉर्म करना होगा ये। तो propene reacts with the chlorine at a temperature high, that is 400 degree Celsius, at gaseous phase 3 chloropropene, that is allylic chloride, allyl chloride, क्योंकि double bond single bond उसको सबका। The reaction is a free radical chain including initiation step, फर्स्ट प्रोपोगेशन एंड सेकंड प्रोपोगेशन। ये क्लोरीन है, इसके बाद यहाँ पर जो फ्री रेडिकल रहेगा ये दोनों भी फ्री रेडिकल बनेंगे, दो फ्री रेडिकल। एक फ्री रेडिकल अटैक करेगा आपके टर्मिनल अल्केन लाइक स्ट्रक्चर CH3 पे, जिसमें से एक प्रोटॉन को खुद के साथ लेकर जाएगा फॉर्मिंग HCl। फिर दूसरा जो ClCl मॉलिक्यूल है उसमें से एक फ्री रेडिकल आपके CH2 फ्री रेडिकल जो है प्रोपीन फ्री रेडिकल पे अटैक करेगा, लीविंग द सिंगल फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल वापस आपका दूसरा मॉलिक्यूल लेकर प्रोपीन का उस पे अटैक करेगा, फिर सेम स्ट्रक्चर इस तरह से कंटिन्यू। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सम कार्बन रेडिकल इज, रिलेटिव स्टेबिलिटी एलिलिक और एलिल का ज्यादा रहेगा क्योंकि इसमें
चांसेस ऑफ प्रोपोगेशन डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए एलिलिक और एलिल, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और विनाइल और विनिल. दिस ट्रेंड इज रिफ्लेक्टेड इन their respective CH bond dissociation energies. CH2, CH, CH2 यानी CH3 इस तरह से एलिलिक रेडिकल. आइसोब्यूटेन टर्शियरी रेडिकल, प्रोपेन से सेकेंडरी रेडिकल, प्रोपेन से वापस प्राइमरी रेडिकल और इथीन से ये विनिल रेडिकल. ओके, एज पर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी इस तरह से होता है. एलिलिक ब्रोमिनेशन विथ N-bromo succinamide NBS जब हमने देखा ना, प्रोपीन undergoes allylic bromination with N-bromo succinamide. N-bromo succinamide in presence of light or peroxide. ये N-bromo succinamide यूज कर भी हम रेडिकल रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि ब्रोमिनेशन. NBS provides a continuous low concentration of bromine. तो हमें पता है कि NBS क्या करता है, एकदम लो concentration of bromine हमें देता है, जिसके से रेडिकल रिएक्शन फेवर होता है. इस तरह से अभी प्रोपीन का स्ट्रक्चर ये NBS, ओके, N-bromo succinamide का स्ट्रक्चर, लाइट और योर peroxide gives you the 3-bromopropene, that is allyl bromide. Leaving this succinamide as a byproduct. The radical reaction is initiated by a small amount of bromine radical formed by exposure of NBS to light or peroxide. क्या होता है जब NBS आपका लाइट या peroxide को प्रोसीड होता है तो उस टाइम NBS को जो प्रोसीड होगा लाइट या peroxide को, तो एक स्मॉल ब्रोमीन उसमें से निकल जाएगा. तो ये ब्रोमीन जब निकलेगा तो उसमें से फिर ये फ्री रेडिकल बनेगा. ओके, ब्रोमीन रेडिकल निकलेगा, फिर ब्रोमीन रेडिकल आपके प्रोपीन पर एक्ट करेगा, प्रोड्यूसिंग एलिलिक रेडिकल विद HBr. यहाँ पर जैसे प्रीवियस इसमें थे ब्रोमीन, यहाँ से H निकाल देगा ब्रोमीन, फिर HBr रिएक्ट्स विद NBS टू प्रोड्यूस ब्रोमीन मॉलिक्यूल. फिर HBr क्या करेगा, इस NBS के अनदर मॉलिक्यूल से रिएक्ट होगा, Br2 निकालेगा, फिर वापस आपका Br2 एक्ट करेगा प्रोपीन पे, एक ब्रोमीन चल जाएगा, दूसरा ब्रोमीन फ्री रहेगा. मॉलिक्यूल ब्रोमीन रिएक्ट्स विद प्रोपीन रेडिकल टू रीजनरेट द ब्रोमीन रेडिकल. ये है आपका प्रोपीन, इसमें से ब्रोमीन NBS में से जो निकल रहा है इनका प्रोपीन फ्री रेडिकल विद HBr. फिर ये HBr रिएक्ट होगा आपकी NBS के साथ टू प्रोड्यूस ब्रोमीन. ओके, फिर ये Br2 अटैक करेगा आपके प्रोपीन फ्री रेडिकल टू प्रोड्यूस 3-propene bromide, 3-bromo propene फ्री रेडिकल. ये वापस इस तरह से काम करेगा. सिमिलर स्टेप एज दैट ऑफ क्लोरीनेशन. द स्टेबिलिटी ऑफ एलिल रेडिकल. Both molecular orbital theory and resonance theory can explain the stability of allyl radical. अभी स्टेबल क्यों होते हैं, स्टेबिलिटी कैसी है, तो ये दोनों तरीके से प्रूव होता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से भी और रेजोनेंस थियरी से. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एलिल radical. When allylic hydrogen is abstracted to form an allyl radical, the developing p orbital on the sp2 carbon overlaps with the p orbitals of the alkyl. When allylic hydrogen, जब निकलता है allylic hydrogen किसी एक फ्री रेडिकल की वजह से to form an allyl radical, allyl radical बनेगा, the developing p orbital, तो p orbital जो बन रहा है on the sp2 carbon overlaps with the p orbital of alkyl. The new p orbital is conjugated with the double bonded p orbital. अब क्या होता है, एक तो उसमें p orbital बन रहा है फ्री रेडिकल, एक्चुअल होता है sp3, वो कन्वर्ट आपका जो प्रोटॉन है वो जाने की वजह से यहाँ पर ये तो p ऑर्बिटल है डबल बॉन्डेड. अब यहाँ पर जो है, यहाँ से जब एक प्रोटॉन निकल जाएगा, ये sp3 से sp2 में कन्वर्ट हो रहा है, sp2 से सॉरी sp3 से sp2 में कन्वर्ट हो रहा है. इस तरह से 3 न्यू p ऑर्बिटल इज कंजुगेटेड विद डबल बॉन्डेड p ऑर्बिटल. तो ये p ऑर्बिटल इधर से एंगेज. The radical electrons and the p electrons of the alkene are delocalized over the entire conjugated system. तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इधर शिफ्ट, इधर से इधर शिफ्ट, इधर से इधर, इधर एक दूसरे की
जगह से वो रिप्लेस होते रहते हैं, डीलोकलाइज करते हैं अपने आप। Delocalization of charge and electron density leads to increased stability, इसकी वजह से stability बढ़ती है। The three p orbitals of allylic system combine to form three molecular orbitals। अबे तीन p, पहले तो दो थे p orbitals, ओके, बट ये एक नया एक बन गया, ओके, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, तो थ्री molecular orbitals बन गए। The bonding molecular orbitals contain two spin paired electrons and this orbital increases the bonding between the carbon। इसकी वजह से कार्बन का बॉन्डिंग बढ़ता है, क्योंकि ओवरलैप यहाँ तो सिग्मा है और इनका भी साइड में ओवरलैप होता है, बॉन्डिंग बढ़ती है। The non-bonding orbital contains a lone electron which is located at carbons 1 and 3। तो लोन इलेक्ट्रॉन जो है 1 and 3 में लोकेटेड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये अपोजिट लूप्स, ओके, उसी का ये एंटी बॉन्डिंग, इसकी वजह से फिर ये नॉन बॉन्डिंग, उसके बाद इस तरह से फाइनल लूप कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ओके, यहाँ पर ये सेपरेट है, यहाँ पर ये सेपरेट है, तो ये इस तरह से फाइनल ऑर्बिटल। इसकी वजह से क्या होता है, ये शिफ्टिंग होता है, इसको चेक आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए स्टेबल। The allylic radical has a two contributing resonance form. These resonance structures are equivalent, which lead to much greater stability। तो इसमें रेजोनेंस भी होता है। रेजोनेंस किस तरह से होता है, देखिए यहाँ पे पहले तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा जब प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होगा किसी भी अदर फ्री रेडिकल की वजह से, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग दिस एंड बॉन्ड इधर इस तरह से 1 2 3, पहले जो रहेगा ये स्ट्रक्चर में 1 और 2 के बीच में आपका डबल बॉन्ड रहेगा, और दूसरे स्ट्रक्चर में 2 और 3, फ्री रेडिकल 3 पर था जो 1 पर चला गया, इस तरह से बच, तो ये कंटिन्यूस शिफ्ट होता है इधर से इधर, इधर से। The true structure of the allylic radical as suggested by the resonance theory is a hybrid। यानी हाइब्रिड स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा, इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव है, ये फर्स्ट और थर्ड वाला आधा आधा फ्री रेडिकल, यानी ये शिफ्टिंग की वजह से यू कैन नॉट से दैट वो 3 पर है या 1 पर, दोनों पर भी रहेगा बट आधा आधा। The allyl cation is an intermediate in a stability between the tertiary and the secondary carbocation। Substituted allylic, okay, फिर tertiary, allyl, फिर secondary, फिर primary, फिर तो ये intermediate रहेगा allylic, CH2 double bond CH CH plus, okay, ये tertiary और secondary के बीच stability रहेगी। The molecular orbital description of a allylic cation is very similar to allyl radical, except it contains one fewer electron। Stability arises from the delocalization of positive charge over the C1 and C3। तो ये जो होता है, the molecular orbital description of the allylic is very similar, except it contains one fewer electrons। Stability arises from the delocalization। Stability किस वजह से आ रही है, delocalization की वजह से, इस तरह से एंटी बॉन्डिंग ये, ओके, ये नॉन बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग। रेजोनेंस थियरी प्रेडिक्ट्स दैट allyl cation is a hybrid of equivalent of structure D and E। हमने D and E स्ट्रक्चर कहाँ से निकलता था, C, और D and E नीचे से, ये वाला D और ये वाला E स्ट्रक्चर, ओके, तो इसमें सेम स्ट्रक्चर है। Both molecular orbital theory resonance theory suggests that structure F is the best representation। यानी वही जो हमने ABC में देखा था वही स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर्स, इसी का ये आधा आधा इधर आएगा, A और B इस तरह से, ये स्ट्रक्चर, ओके। उसके बाद समरी ऑफ रूल ऑफ रेजोनेंस, तो समरी में हम देखेंगे rule for writing the resonance structure।
इंडिविजुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर नॉट अ ट्रू प्रेजेंटेशन, यानी हम जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाते हैं सिर्फ हम आइडेंटिफिकेशन या अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाते हैं, बट जब एक्चुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो किस तरह से, स्ट्रक्चर आर नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, रियल structure of a hybrid of all major resonance structure gives an indication of the true structure. इंडिविजुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसका पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है रेजोनेटिंग का, तो हाइब्रिड ऑफ ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर गिव्स एन इंडिकेशन, यानी ट्रू रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा, जो इसमें सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, उसे हम ट्रू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओनली इलेक्ट्रॉन्स मे बी मूव्ड इन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरे जगह या एक एटम से दूसरे एटम पर मूव होते हैं, एटम मूव नहीं होते। only p and non-bonding electrons are p orbital या non-bonding electrons. All resonance structure must be low per Lewis structure. All resonance structure Lewis structures होते हैं. All resonance structure must have same number of paired and unpaired electrons. This is 111. Okay. This is not a proper resonance structure for the allylic because it does not contain the same number of unpaired electrons. Okay. All atoms that are part of a delocalized p electron system must lie in a plane or a nearly planar match. The molecule below does not behave like a conjugated diene because the larger tertiary butyl groups twist the structure and prevent the diene from being planar. अभी जो टर्शरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर है इसकी वजह से ये कॉन्जुगेटेड डाइन नहीं हो सकता, बट अगर हम सुपरफिशियली देखें तो ये कॉन्जुगेटेड डाइन है, बट ये कॉन्जुगेटेड डाइन के साथ बिहेव नहीं करता कि ये प्लेनार नहीं होगा, क्योंकि ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है इसकी वजह से ये नॉन प्लेनार है। द एनर्जी ऑफ द एक्चुअल मॉलिक्यूल इज लोअर than the energy calculated for any one contributing resonance structure. Any one contributing structure. Allyl cation has a much lower energy than either contributing structure 4 and 5. अभी ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज इधर है, दूसरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में है, बट ये दोनों भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये तो इनका हाइब्रिड जो रहेगा जिसमें ये दोनों रिप्रेजेंट होंगे उसे हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। The system with equivalent resonance structure is particularly stable. The system equivalent with resonance structure is particularly stable. The allyl cation has a two equivalent resonating structures and is therefore particularly stable. जिस किसी में भी ऐसे होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जब आपका जो नेगेटिव मॉलिक्यूल यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है, इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है, तो एग्जैक्टली कौन से एटम पर अटैक करेगा ये फिक्स पता नहीं है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी यानी ज्यादा देर स्टेबल रहता है, जब इसे रिएक्ट नहीं हो पाता। The more stable resonance structure is, the more important it is and the more it contributes to the hybrid. जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर उतना ज्यादा वो हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूट करेगा। Structure 6 is a more stable tertiary carbocation and contributes more than structure 7. देखिए अब ये जो पॉजिटिव है चार्ज, ये जो है ये टर्शियरी कार्बन, तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो ये ज्यादा देर यहाँ पर रहेगा एज कम्पेयर टू साथ, इसमें तो ये प्राइमरी है, ओके, तो डेफिनेटली कार्बोकेटन ये ज्यादा स्टेबल है इससे, तो ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा वो उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एस्टिमेटिंग द रिलेटिव, मतलब कि जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो इस पर अटैक करना मुश्किल है, स्टेबल है, तो ही कैन टारगेट मोर ऑन दिस कार्बन दैन दिस। इस पे अटैक करना पॉसिबल नहीं क्योंकि इसमें ये कम रहेगा, ये जो रेजोनेंस फॉर्म है। अब समझिए जबकि पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो पॉजिटिव चार्ज मूव होने वाला है एटम से एटम पर, बट ज्यादा देर के लिए वो टर्शरी पर रहेगा। तो हम अगर अब समझिए 100% वो रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज है, उसमें से 75% अगर यहाँ पर है और 25% यहाँ पर, क्यों है यहाँ पर, क्योंकि ये स्टेबल है,
यहाँ से ये मूव होने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। तो इसी वजह से अगर हम इस पर टारगेट करेंगे तो मोर 75% पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर अटैक होगा, बट अटैक करने के लिए यहाँ ज्यादा एनर्जी लगेगी। 25% यहाँ पर है चार्ज, तो इसको अटैक करना भी इजी है, सो यू कैन आल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। तो यहाँ पर रेट कम लगेगा, यहाँ पर एनर्जी ज्यादा लगेगी क्योंकि यहाँ पर ये मोर स्टेबल है। एस्टिमेटिंग द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर विथ मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर मोर इम्पोर्टेंट। जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड structure 8 is a more important than 9 दो double bonds और center में single. The structure is the most stable because it contains more covalent bonds. अभी देखिए 9 और 10, तो इसमें ज्यादा covalent bond है, इसमें 4 जैसा. Structure in which all atoms have complete octets are more important. Structure 12 is more important than structure 11. यहाँ पर इसका ऑक्टेट complete. Here is this carbon atom has only 6 electrons. This gives charge. Here the carbon has 8 electrons. यहाँ पर सभी है, यहाँ पर सिर्फ लोन पेयर नहीं है। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, सिर्फ लोन पेयर नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा इस 11, क्योंकि इसमें जो है ये ऑक्टेट सिर्फ दोनों का कंप्लीट है, तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, सिर्फ लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं। सेपरेशन ऑफ चार्ज डिक्रीज इज स्टेबिलिटी। चार्ज का सेपरेशन स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर। Structure 13 is a more important because it does not have a separation of charge. इसमें चार्ज सेपरेट है, इसमें चार्ज सेपरेट। Alkynes and polyunsaturated hydrocarbons. Alkynes contains 2 double bonds. These are often referred as a dienes. ये ज़्यादातर dienes बोलकर हम अंडरस्टैंड करते होते हैं, या पॉपुलरली dienes बोलकर इनको नेम किया जाता है। Alkynes contains 2 triple bonds and alkynes contains double and triple bond. Polyunsaturated compounds can be classified as being cumulated, conjugated or isolated, जो हमने already देखा। Conjugated dienes affect each other when they react. Isolated double bonds react separately and do not affect each other. यह है alene, यह है cumulated diene. 1,3-butadiene, conjugated diene, and isolated diene, and 1,4-beta. A 1,3-butadiene electron delocalization. Bond length of 1,3-butadiene. The double bonds of 1,3-butadiene have expected length of regular bonds. ये regular bond की length होती है 1,3-butadiene. The central bond is much shorter than a carbon-carbon single bond. The central bond is much shorter than single bond. 1.47. Actual carbon-carbon bond length होती है 154. क्यों? क्योंकि इधर और इधर आपका double bond, इसकी वजह से इसका पता चलता है। The central bond of 1,3-butadiene is shorter than in ethene for 2 reasons. The S bond between C2 and C3 is made from sp2 overlap. There is a significant overlap between C2 and C3. अब यहाँ जो overlap रहेगा, इसका जो S bond है C2 और C3, अब ये C2 और C3 sp2 हाइब्रिडाइज है, जिसकी वजह से ये आपके और CC सिंगल बॉन्ड में जो लेंथ रहेगा उससे शॉर्ट रहेगा। Conformation of 1,3-butadiene. There are 2 possible planar conformations of 1,3-butadiene called S-cis and S-trans. S indicates conformation originate from rotation around a single bond. Okay. S-trans is a more stable because it is a less sterically hindered. S-cis conformation of 1,3-butadiene rotate about C2 और C3 को हम रोटेशन एक्सिस कंसीडर कर इसको हम रोटेट कर रहे हैं, तो इस तरह से ट्रांस कन्फर्मेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ 1,3-butadiene. द फर्स्ट लोवेस्ट एनर्जी p bonding orbital in 1,3-butadiene shows significant overlap of the p orbitals. इसे p orbital का overlap
C2 और C3 का बता दें। इस तरह से इसका अरेंजमेंट रहेगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बट C2 और C3 में ओवरलैप आएगा। बाद में क्या होगा फिर, इस तरह से डाइस बॉन्डिंग, और ये पूरा completely. The stability of conjugated dyes. 1,3-butadiene has a lower heat of hydrogenation by 15 kilojoule than two molecules of 1-butene. देखिए, lower heat of hydrogenation. CH2, CH, CH2, CH3, 1-butene. ये दो मॉलिक्यूल है प्लस 2H2 डिफरेंस है। इसका एक ही मॉलिक्यूल है 1,3-butadiene का, तो इतना एनर्जी कम, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि conjugated compounds absorb energy in the UV light, that is electromagnetic spectrum. The wavelength of radiation absorbed and the intensity of absorption depends on the structure of the molecule. UV visible spectrophotometers, UV visible spectrophotometers उसमें इस तरह से आएगा, विजिबल रेंज में हम इसे देख सकते हैं। ये अलग अलग वेवलेंथ्स है, 200 से 800 नैनोमीटर। Okay, here we have discussed the starting part of the unit 9. Okay, जो further parts रहेगा जैसे कि इसके reactions है, तो we will discuss in the next class.